Welcome to the DF English and today we will try to know what is GST। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि GST क्या था और GST आज कैसे चलता है, GST का प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जब GST लाया जा रहा था तो इस GST पर इतना विवाद क्यों हो रहा था। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु आप इसे गौर से देखें तो भारत में आज न केवल आपको GST के बारे में बल्कि GST से पहले जो भारत में टैक्स सिस्टम था उसके भी बारे में बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि जब GST नहीं आया था उसके पहले से या फिर कहें तो बेसिक से भारत में GST का या टैक्स सिस्टम क्या था इसको समझते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जो भारत में पहले टैक्स सिस्टम था, आज भी हालांकि ये है GST आया है, तो जो टैक्स सिस्टम है इसको भारत में दो पार्ट में बांटा गया है। पहले हम ये समझते हैं जो टैक्स है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 5 12 आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक का, अर्थात भारत के संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक का भारतीय संविधान में टैक्स के बारे में वर्णन किया गया है कि टैक्स किस तरीके से कहां पर कैसे लगेगा। अब यहाँ पर देखिए टैक्स को दो पार्टों में बांटा गया है। टैक्स को दो पार्टों में बांटा गया है। पहले टैक्स को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर अगर हम आसान लैंग्वेज में समझें कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पर लगाया गया हो उसी से टैक्स लिया जाता हो, अर्थात जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया हो उसी व्यक्ति से टैक्स लिया जाता हो, तो उस टैक्स को कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखे हैं और उस सेविंग अकाउंट में जो पैसा फिर बढ़ेगा आपका, जो सरकार टैक्स उस पर लेगी बढ़ने के बाद पैसा, तो आप पर टैक्स लगाया, मान लो 1% या 0.25% टैक्स लगा आप पे और आप पर लगा, आप ही पैसा जमा कर दिए, ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ जाता है और अगर डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आपका एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। उसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब लगाया किसी पर गया हो, अंततः देता कोई और है, उस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अर्थात अगर हम कहें लगाया X पे जाता है और देता Y है, उस सिस्टम को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु जब लिया दिया जाता है तो वो डायरेक्ट आपको नहीं आता, पहले वो रॉ मटेरियल रहता है, कच्चा माल, फिर उसको खरीदा जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिर वो एक जगह से कंपनी से दूसरे कंपनी में आते हुए होलसेलर रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते फिर कस्टमर के पास अंततः पहुंचता है। तो कई सिस्टम के को पार करने के बाद वो आता है। तो जैसे समझिए कि टैक्स लगा जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उस पर, परंतु अंततः देता कौन है, कस्टमर देता है, जो उस वस्तु को अंततः खरीदता है वो टैक्स देता है। उस सिस्टम को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है कस्टम ड्यूटी आ जाता है, सर्विस टैक्स आ जाता है, इंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है। ये सब जितने टैक्स हैं ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। अभी आप तो समझे कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परंतु भारत में टैक्स को दो पार्ट में इस तरीके से बांटा गया है। एक को कहा गया है सेंट्रल टैक्स, जो टैक्स का सिस्टम माना गया है, एक को सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स। ये दो टैक्स को भारत में किया गया है, अर्थात ये तो है टैक्स के सिस्टम, लेकिन भारत में टैक्स को सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में बांट दिया गया है। मतलब टैक्स को दो पार्ट में बांटा गया है कि जो टैक्स सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत आएंगे वो टैक्स केंद्र सरकार लेगी, जो टैक्स स्टेट के अंदर आएंगे वो टैक्स राज्य सरकार लेगी। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैट स्टेट टैक्स है, अर्थात वैट को कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है, और सेंट्रल टैक्स में जो आएगा वो हमारा कौन लेगा, केंद्र सरकार टैक्स लेगा। अब ये जो टैक्स को बांटा गया है सेंट्रल और स्टेट में, ये तो पहले सिस्टम था। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल टैक्स थे इसमें लगभग 15 टैक्स थे,
जो स्टेट टैक्स थे इसमें लगभग 20 टैक्स थे। अगर कहें तो पहले बहुत ही ज़्यादा टैक्स हुआ करते थे भारत में, और उन सभी टैक्सों को समाप्त करके एक टैक्स ला दिया गया जिसका नाम जीएसटी रख दिया गया। इन सभी टैक्सों को एक तरफ कर दिया जाए और जीएसटी को एक तरफ कर दिया जाए तो जीएसटी का पल्ला भारी हो जाता है। अब देखिए, इस तरीके से टैक्स का सिस्टम बना हुआ था। और इसी के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि टैक्स पहले लिया कैसे जाता था, दिया कैसे जाता था, कि किस व्यक्ति पर या किस वस्तु पर कितना टैक्स लगता था, इसको हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में 1986 से पहले टैक्स का सिस्टम क्या था। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से किस वस्तु पर कितना टैक्स और कैसे लगता था। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट वस्तु हमारे पास आ नहीं जाता है, बल्कि वो कई परिस्थितियों से, कई जगह से गुजरते हुए फिर आता है। तो उसी तरीके से हम एग्जाम्पल उठाएंगे कि उससे एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से अंततः वो कस्टमर को मिलेगा। और इस सिस्टम में कैसे टैक्स लगता है इसको समझते हैं। तो जो 1986 से पहले भारत में टैक्स सिस्टम था उसको कहते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। इस सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ए कच्चा माल, रॉ मटेरियल बनाता है, और ए ने बी को रॉ मटेरियल बेचा और वस्तु की कीमत 100 रुपए थी। जो बी है ए से खरीद रहा है, तो ए जो बेचा 100 रुपए का, ये कच्चा माल है, तो 100 रुपए बेचा कौन, माल का ए ने बेचा, बी खरीदा। अब बी जैसे ही खरीदेगा तुरंत सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, रॉ मटेरियल पर सरकार टैक्स लगाएगी। मान लेते हैं कि इस पर सरकार ने 10% का टैक्स लगा दिया। तो जब 10% का टैक्स लगा दिया तो वस्तु की कीमत हो जाएगी 110 रुपए। अब बी को ये वस्तु पड़ा 110 रुपए का। चूंकि 100 रुपए था, कीमत 10% टैक्स, तो 10% 10 रुपए होता है, तो 100 + 10 जुड़ जाएगा, 110 रुपए का सामान बी को पड़ा। अब मान लेते हैं कि जो बी है ये कितने का वस्तु खरीदा है, 110 रुपए का। अब 110 रुपए का वस्तु खरीदा है ये, अब ये इतने में तो बेचेगा नहीं, इसे भी तो कुछ चाहिए। अब मान लेते हैं ये कच्चा माल 110 में खरीदा है, इस पर ये कोई प्रोडक्ट बना दिया और भी माल मटेरियल लगा करके इसने अपना प्रोडक्ट बना दिया और उस पे 40 रुपए कमाना चाहता है कि जो मैंने इस पे मेहनत मजदूरी करके कोई वस्तु बनाया है, मैं अपनी मेहनत का कितना लूंगा, 40 रुपए लूंगा। अब बी ने वस्तु की कीमत रख दी कितना, 150 रुपए। 110 रुपए का तो बी ने लिया था, 40 रुपए बी का मेहनत मजदूरी जो है उस वस्तु पर बनाने में, 150 रुपए वस्तु की कीमत बी ने रख दिया। अब जब इससे सी खरीदने आएगा, बी से जब सी खरीदने आएगा तो सी जानता है वस्तु की कीमत कितनी है, 150 रुपए। अब बी सी को बेचेगा 150 रुपए में, लेकिन जब 150 में ये बेचेगा तो यहीं पे फिर इसको सरकार टैक्स लगाएगी 10%। अब जब 10% का टैक्स लगा इसको, तो टोटल अंततः सी को जो मिलेगा वो हो जाएगा 165 रुपए का। सी वस्तु को कितने रुपए में पाएगा, 165। क्यों, क्योंकि 150 तो वस्तु की कीमत थी और 10% टैक्स इस पे लग जाएगा, अंततः सी वस्तु को 165 रुपए का पा जाएगा। अब यहां देखिए, सी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, 165 रुपए का खरीदा है। अब सी 165 रुपए में तो बेचेगा नहीं, सी भी इस पे कुछ कमाना चाहेगा। तो सी जब बेचेगा, मान लेते हैं सी कस्टमर को बेचना चाहता है, ये मान लेते हैं होलसेलर था, ये रिटेलर था और ये कस्टमर है, सी डी जो है कस्टमर है। अब सी होलसेलर है, अब होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है, 165 रुपए का उसने खरीदा है। इसने सोचा मैं इस वस्तु पर 50 रुपए कमाऊंगा, तो जब 50 रुपए इस पे कमाएगा तो हो जाएगा ये 6×5=11 215 रुपए, वस्तु की कीमत हो जाएगी 215 रुपए। अब डी वस्तु को कितने में खरीदेगा, सी ने वस्तु की कीमत रख दी 215 रुपए और डी खरीदेगा इसको। डी को पता है वस्तु की कीमत 215 है, परंतु
जैसे ही डी खरीदने जाएगा सी से, तुरंत स्टेट सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। और फिर मान लेते हैं टैक्स वही 10% लगाया, तो अब 10% टैक्स लगेगा। इस प्रकार जो इसका 10% होगा और टोटल इसमें ऐड करेंगे तो 236 रुपये 50 पैसे, इतने रुपए डी को देना पड़ेगा सी को। कीमत 215 रुपए, 10% टैक्स लगा दिया सरकार, 236 रुपये 50 पैसे अंततः डी जो कि कस्टमर है, डी किसको दे देगा, सी को दे देगा। और 236 रुपये 50 पैसे में वस्तु को खरीद लेगा। कौन खरीद लेगा, डी। किससे खरीद लेगा, सी से। अब यहां पर पहले ये समझते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने का सिस्टम जो था, इस सिस्टम में अगर हम देखें तो यहां टैक्स पर टैक्स लगा है। टैक्स पर टैक्स का मतलब कि 100 रुपए वस्तु की कीमत, 10% टैक्स, इसमें 100 रुपए तो है प्लस 10 रुपए टैक्स भी तो है। और वही 10 रुपए टैक्स सेवा के साथ साथ फिर वहीं पर आ गया, टैक्स पर टैक्स बढ़ते हुए चला आ रहा है। सेवा तो हो, सेवा मतलब ये जो 40 रुपए जो अपना लोग मेहनती मजूरी जोड़े हैं ये, लेकिन टैक्स भी इसमें जुड़ रहा है। तो जो टैक्स पर टैक्स लगा है, इसी के नाते इस गड़बड़ी को लोग कहते थे कि हम टैक्स पर टैक्स क्यों दें, हम वस्तु पर टैक्स दे सकते हैं, हम सेवा पर टैक्स दे सकते हैं। वस्तु का मतलब जो सामान हो उस पर टैक्स दे सकते हैं, जो कीमत बढ़ाया गया हो, सेवा जो किया गया हो उस पर टैक्स दे सकते हैं, लेकिन हम टैक्स पर टैक्स क्यों दें। इस सिस्टम को कहा जाता था पहले टैक्स ऑन टैक्स। तो टैक्स पर टैक्स अर्थात कहें तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिस्टम पहले था, साधारण ब्याज का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम था इसका, सीआई का सिस्टम था कि टैक्स पर टैक्स लगता था। अब सरकार ने सोचा, जाहिर सी बात है कोई टैक्स पर टैक्स क्यों दे, तो इसलिए सरकार ने 21वीं सदी में ला दिया वैट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सरकार ने क्या ला दिया, वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब वैल्यू पर जो टैक्स जोड़ा जाता हो, टैक्स पर टैक्स जोड़ा नहीं जाता हो, बल्कि वैल्यू पर, कीमत पर जो टैक्स बढ़ेगा उस टैक्स को कहते हैं वैट। अब यही एग्जांपल हम लेते हैं वैट पे कि मान लेते हैं ABCD से जो खरीदा लिया है, इसमें अगर वैट आ जाए तो टैक्स का सिस्टम क्या होगा और वस्तु कितना बढ़ता या घटता है। तो आइए हम वैट में समझते हैं। मान लेते हैं सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सरकार ने समाप्त किया और टैक्स वैट आ गया। अब वैट आ जाने से टैक्स का सिस्टम क्या हो गया, मान लेते हैं, फिर वही एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है, ए ने रॉ मटेरियल बी को बेचा। अब वस्तु की कीमत 100 रुपए था, बी ने जानता है कि वस्तु कितने में है, 100 रुपए, और इस पर सरकार ने 10% क्या लगा दिया, अब टैक्स नहीं 10% वैट लगा दिया। तो बी ने वस्तु को 110 रुपए में खरीद लिया। बी ने कितने रुपए में खरीदा, 110 रुपए में। अब फिर ये जो बी है, ये वस्तु को कितने में खरीदा है, 110 रुपए में। अब इस जब बी है, ये 100 रुपए वस्तु की कीमत, 10 रुपए टैक्स। अब बी चाहता है कि मैं इस पर, प्रोडक्ट बी ने बनाया और चाहता मैं इस पर 40 रुपए कमाऊं। तो बी 40 रुपए कमाया और अंततः बी ने इस वस्तु का जो कीमत रख दिया वो हो गया 150 रुपए। अब 150 कैसे हुआ यही देखना है। 100 रुपए वस्तु की कीमत, 40 रुपए जो उसने वैल्यू बढ़ाया है उस वस्तु पर, ये हो गया 150। ये 10 रुपए ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10 रुपए है ये क्या है, टैक्स है। 110 में 100 रुपए तो वस्तु की कीमत, 10 रुपए टैक्स है ये, इसलिए बी क्या करेगा, 100 रुपए कीमत, 40 रुपए जो उस पर बढ़ाया है, अर्थात 150 रुपए। बी ने वस्तु की कीमत रख दी 150। अब जब बी सी को बेचेगा, बी ने कीमत कितना रखा है, 150 रुपए। अब यहां देखते हैं कि अब इस सिस्टम में अगर हम देखें तो बी जो है 150 रुपए कीमत रखा है। अब बी जब सी को बेचेगा, जब सी को बेचेगा बी, तो यहां देखते हैं ये बी है, ये सी को बेचेगा, तो वस्तु की कीमत है 150 रुपए, सरकार इस पे 10% टैक्स लेगी, तो 165 रुपए जो सी को मिलेगा वो कितने, अब 165 रुपए, ये 10% कौन सा टैक्स है, वैट है। 165 रुपए में किसको मिला, सी को मिला। अब यहां पर आप देखें तो जो 165 रुपए है ये सी किसको देगा, बी को देगा।
बी ने 150, बी का टोटल 100 रुपए, ये 10 रुपए टैक्स दिया है, 40 रुपए उस पर बढ़ाया है, अर्थात बी का टोटल जो खर्च है 150 रुपए, 60 रुपए है, 140 10 50 150। यहां देखिए एक चीज गड़बड़ी हो गई, 100 रुपए बी का क्या था, कीमत था जो बी ने खरीदा है, 10 रुपए टैक्स, तो टैक्स जोड़ा नहीं जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, तो 140 रुपए वस्तु की कीमत होगी। कितना रुपए होगा वस्तु की कीमत? 140 रुपए। कैसे, फिर से समझते हैं। 100 रुपए वस्तु की कीमत 110 था, तो 100 रुपए वस्तु की कीमत, उस पर 10 रुपए टैक्स और 40 रुपए बी ने बढ़ा दिया, तो अब केवल वस्तु और वैल्यू का जोड़ा जाएगा, तो 140 रुपए बी ने वस्तु का दाम रख दिया। अब यहां पर देखिए 140 रुपए का सामान बी ने किसको बेचा? सी को। अब सी उस पर 10% वैट देगा, तो 10% मतलब 14 रुपए हो जाएगा, तो जो सी अंततः वस्तु को खरीदेगा वो 164 रुपए का हो जाएगा। अब इस सिस्टम में आप देखें तो सी ने कितने रुपए बी को दिया? 164 रुपए। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि सी का टोटल लागत कितना था? 100 रुपए, ये 10 रुपए उसने टैक्स भी दिया था, 40 रुपए ये, 110 रुपए उसकी लागत, 40 रुपए टैक्स, 150 रुपए। अब 150 रुपए क्या करेगा? बी अपना लागत निकाल लेगा, बचा कितना रुपए? 14 रुपए। तो अब यहां पर देखिए ये जो 14 रुपए बचा है सी ने किसको दिया है? बी को। ये जो 150 जोड़े इसमें 40 रुपए बी का मुनाफा भी तो है, तो जो 14 रुपए बचा है यही 14 रुपए वैट के तौर पे सरकार को मिलेगा। अब हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। मान लेते हैं सी जो है वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है? अब देखिए 100 रुपए वस्तु की कीमत, 40 रुपए इसने बढ़ाया था, 140। अब मान लेते हैं ये 60 रुपए इस पे कमाना चाहता है, 164 हम नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, बल्कि 140 जो वैल्यू केवल जोड़ेंगे, टैक्स नहीं जोड़ेंगे। तो सी ने वस्तु का कितना वैल्यू था जब सी खरीदने गया था? तो 140 था, तो 140 ये, और सी चाहता है कि मैं इस पे 60 रुपए कमाऊं, तो जो सी कमाएगा 60 रुपए, अर्थात सी वस्तु का दाम कर दिया 200 रुपए। अब डी खरीदने आया, सी से डी खरीदने आया, सी ने वस्तु की कीमत 200 रख दी है, डी खरीद रहा है, तो उस पे 10% क्या लग गया? वैट लग गया, अर्थात अब वस्तु की कीमत हो जाएगी 220 रुपए। अब ये 220 रुपए अंततः किसको मिल गया? डी को मिल गया। अब ये जो 10% टैक्स लगा है, अब यहां पर देखें सेम यही एग्जांपल यहां पर भी लिया गया है, परंतु वैट आ जाने से वस्तु की कीमत 220 रुपए हो गई है, और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन के रहने के नाते वस्तु की कीमत 236 रुपए 50 पैसे थी। अब यहां पर देखते हैं जो बी ने ए को दिया है, जो बी ने ए को टैक्स दिया है वो कितना रुपए दिया है? तो वहां पर बी दिया है 10 रुपए टैक्स, और जो सी दिया है और जो डी दिया है, यही 3 लोग टैक्स दिए हैं। तो यहां पर अगर हम गौर तो वहां हम पाएंगे कि जो हमारा बी है, कौन है? बी सी डी, ये सब जितने हैं ये कितना कितना टैक्स दिए हैं उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बी है ये 10 रुपए टैक्स दिया है सरकार, और सी 4 रुपए टैक्स दिया है, और डी 5 रुपए दिया है। ये कैसे दिया है हम समझते हैं। यहाँ देखिए 10% बी ने दिया था टैक्स, 10% मतलब 10 रुपए इसने किसको दिए थे? व्यक्ति को नहीं, सरकार को। तो 10 रुपए ये हो गया बी का टैक्स। सी का देखते हैं, सी ने टोटल कितना रुपए दिया था? 164 रुपए, जो कि 14 रुपए इसमें टैक्स था। सी ने बी को कितना टैक्स दिया है? 14 रुपए, और बी ने कितना दिया है? 10 रुपए। तो 14 रुपए में से ये बी 10 रुपए अपना रख लेगा, और ये 4 रुपए जो बचेगा वो सरकार को ट्रांसफर करेगा। तो सी ने कितना रुपए अंततः दिया? 4 रुपए दिया, तो 14 रुपए, लेकिन क्या बी 10 रुपए अपना जो टैक्स दिया है वो रखेगा, तो 4 रुपए सी ने टैक्स दिया। इसी प्रकार डी ने कितना रुपए टैक्स दिया है? 20 रुपए टैक्स दिया है। यहाँ 10% कितना होगा? 20 रुपए होगा, परंतु यहां पर देखिए 20 रुपए में से जो घटेगा पैसा, कितना घटेगा? वो 4 रुपए घटेगा।
ये 20 रुपए किसने दिया है? टी ने दिया है। सी ने 14 रुपए दिया है। तो अब 20 में से 14 घट जाएगा तो हो जाएगा 6 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा? 6 रुपए। इस प्रकार बी सी डी ने मिल करके टोटल 20 रुपए सरकार को इस बिजनेस में क्या दिए? टैक्स दिए। टोटल सिस्टम में 20 रुपए टैक्स दिया गया और टोटल अर्थात वैल्यू देखें तो केवल 200 रुपए इसका कीमत था। 20 रुपए जो हुआ है वही केवल सरकार को टैक्स गया है। यहाँ देखिए ये था वैट का सिस्टम। अब वैट आ जाने से टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। इस सिस्टम को कह सकते हैं हम वैट डिपेंड है सिंपल इंटरेस्ट पे और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन डिपेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अर्थात वैट हमारा साधारण ब्याज पे निर्भर है और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्भर है। अब देखिए सरकार ने इतना अच्छा सिस्टम ला दिया तो जनता खुश हो गई कि हाँ अब सही है, क्योंकि वस्तु की कीमत भी सस्ती हो गई, इसी के साथ साथ हमें टैक्स पर टैक्स नहीं देना था। तो ऐसे क्या जरूरत पड़ी सरकार को, जो सरकार ने जीएसटी लाया। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि जीएसटी और वैट में अंतर क्या है। तो पहली चीज जो सबसे दिक्कत वाली बात थी, ये जो वैट है ये ऑफलाइन सिस्टम था। वैट ऑफलाइन सिस्टम था और जीएसटी जो आ गया है ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप घर पर बैठे या कहीं पर बैठे आप गूगल पर सर्च कीजिए जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो जैसे ही सर्च करेंगे जीएसटी का पूरा पोर्टल खुल के आ जाएगा और उसमें आप अपना टैक्स दे सकते हैं, जीएसटी दे सकते हैं। पहला सिस्टम ये। दूसरा सिस्टम जो वैट है, वैट में पहले से वस्तु डिसाइड नहीं थी कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। पहले से डिसाइड नहीं था, जिससे लोग घपलाबाजी कर लेते थे। मान लीजिए कोई शराब है उस पर, या शराब नहीं मान लेते पेन है, अब पेन पर टैक्स वैट में डिसाइड नहीं है कितना लगेगा। जब बिकने का समय आया तो उसमें घटा बढ़ा कर टैक्स लग जाता था, जिससे घपलाबाजी हो जाता था। इसलिए सरकार जीएसटी ला करके पहले ही डिसाइड कर दिया सभी वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा, सभी सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी से पहले ही डिसाइड है कि हर वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए काजू पर कितना टैक्स है, बादाम पर कितना टैक्स है, सब दिखा देगा, क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि इस पर कितना टैक्स होगा, जिससे धांधलेबाजी की कोई उम्मीद नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वैट और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन समझ में आया होगा। यहाँ गौर कीजिए कि इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं कि जीएसटी क्या होता है, उसको समझते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जीएसटी ये होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा ये टैक्स यूज किया जाता है जीएसटी, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे ये लागू किया गया, इन सब के बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हो गया था 1954 में। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि फ्रांस 1954 में लागू कर सकता है जब अपने देश में जीएसटी, तो भारत में लागू होने में इतना समय कैसे लग गया? लगभग 60 से 61 साल क्यों लग गया भारत में जीएसटी आने में? तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो कंट्री होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्री। देश 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फेडरल, एक होते हैं फेडरल, दूसरा होता है यूनियन। अब ये जो फेडरल और यूनियन, ये जो कंट्री होते हैं, इसमें जो यूनियन कंट्री होता है, यूनियन कंट्री में राज्य नहीं होते, अर्थात स्टेट नहीं होते हैं, या होते भी हैं अगर तो उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। जबकि फेडरल कंट्री वो कंट्री होते हैं जिसमें स्टेट होता है और एक खास वो अपना पार्ट भी अदा करता है देश के एक राज्य के तौर पे। कहने का मतलब फेडरल कंट्री में राज्य होते हैं और यूनियन कंट्री में राज्य नहीं होते हैं। अब जो यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन कंट्री जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके भी कहा जाता है वो है, ये सब हमारे यूनियन कंट्री हैं। और फेडरल कंट्री जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब कैसे कंट्री हैं? फेडरल कंट्री हैं। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी को फ्रांस में ला दिया गया इसलिए चूंकि फ्रांस में केवल केंद्र सरकार, केवल और केवल क्या है? केंद्र सरकार है, वहां पे राज्य कोई उसमें बाधा नहीं डालते, इसीलिए फ्रांस आराम से जीएसटी अपने
देश अर्थात फ्रांस में ला लिया और उसके कुछ ही समय बाद यूके भी जीएसटी को अपना लिया था। अब देखना यह है कि आखिर स्टेट हो जाने से जीएसटी में क्या अंतर है। जैसे भारत में राज्य हैं, तो राज्य हो जाने से जीएसटी में क्या है, जीएसटी क्यों नहीं लागू हो पा रहा था। तो इसका एक मोटी मोटा अगर हम मतलब समझें तो ये समझ में आता है कि जो जीएसटी का सिस्टम है, उस सिस्टम में ये सिस्टम है कि जीएसटी अंततः उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में प्रोडक्ट का कंज्यूम किया जाएगा, जिस राज्य में जो वस्तु है, जो भी सेवा या वस्तु है, अंततः जिस राज्य में खत्म किया जाएगा, जिसका यूज खत्म किया जाएगा, उसी राज्य को जीएसटी मिलेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए गुजरात। अब गुजरात ने कोई प्रोडक्ट बनाया, गुजरात कोई वस्तु बनाया और इसको इसने राजस्थान में सेल किया। अब राजस्थान में उसने सेल किया, राजस्थान के बाद अब राजस्थान ने सोच लो यूपी में सेल कर दिया। अब यूपी में सेल कर दिया और यूपी में कस्टमर तक आ गया, पहुंचते पहुंचते गुजरात ने बनाया, राजस्थान से होते हुए यूपी में आ गया और यूपी में ही कस्टमर ने खरीद कर उसको अंततः उसका यूज कर लिया। अब यहां पर हमें देखिए जीएसटी का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जीएसटी अंततः उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में वस्तु समाप्त होंगे। तो यहां पर देखिए बनाया तो गुजरात ने है, लेकिन अंततः जीएसटी किसको मिलेगा, यूपी सरकार को मिलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को जीएसटी मिलेगी, गुजरात सरकार या राजस्थान सरकार इनको जीएसटी नहीं मिलेगा। ये सिस्टम होने के नाते जीएसटी लागू करने में भारत में बहुत ही बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि ये दोनों राज्य फिर जीएसटी के खिलाफ हो जाते थे कि हमें जीएसटी टैक्स क्यों नहीं मिलेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब जीएसटी लागू हो रहा था उस समय तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री थी जयललिता। जयललिता ने जीएसटी का घमाघोर विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि गुजरात की तरह तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है जहां से सर्वाधिक वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं सर्वाधिक वस्तुएं, इसीलिए उनको जीएसटी उन सब वस्तुओं पर न मिलता, इसलिए उन्होंने घमाघोर विरोध किया। और यहां तक कि उन्होंने कह दिया था कि हमारे जीते जी जीएसटी तमिलनाडु में नहीं लागू होगा। अब इसी प्रकार आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लागू नहीं हो रहा था, उसके 1 जुलाई को तो जीएसटी लागू हुआ भारत में, सिवाय जम्मू कश्मीर के, अर्थात जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के समस्त राज्यों में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। इसीलिए भारत में आज 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में उसके 5 दिन बाद लागू हुआ था। अब यहां देखें तो केंद्र सरकार ने, जब ये लोग नहीं मान रहे थे ये दोनों, तो केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने इनको आश्वासन दिलाया कि यदि जीएसटी से आपके राज्य को घाटा होगा तो उसका सपोर्ट पूरा हम करेंगे। ये केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से वादा किया और अंततः ये हुआ कि राज्य सरकार, इन दोनों राज्य सरकार को भी बेनिफिट हुआ। अब ये कैसे हुआ इन सबको, इसके बारे में हम अभी जीएसटी का प्रोसेस समझेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझ में आया कि जीएसटी में इतने, भारत में जीएसटी लाने के लिए राज्य के दिक्कत होने के नाते जीएसटी लागू नहीं हो पा रहा था। अब देखिए जीएसटी कांग्रेस सरकार ने भी लाई थी, परंतु जब कांग्रेस सरकार लाई थी तो जैसे ही वो पार्लियामेंट में लाई तो पार्लियामेंट भंग हो गया था, इसलिए वहां पर जीएसटी लागू नहीं हो सका। और जब बना, भंग हो गया था जब पार्लियामेंट, जब लोकसभा बना, तो जब बना लोकसभा उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, इसलिए बीजेपी ने जीएसटी भारत में ला दिया। अब यहां देखते हैं कि जो जीएसटी हमारा है ये क्या है। तो जीएसटी दरअसल हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप लोगों को बताया है कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जीएसटी हमारा कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब कि जिस पर लगाया गया हो डायरेक्ट उससे पैसा ना लिया जाए। इसी के साथ साथ जीएसटी के अंतर्गत लगभग 17 टैक्स समाप्त कर दिए गए, अर्थात 17 टैक्स। बताया आपको जीएसटी आने से पहले भारत में बहुत सारे टैक्स थे, तो जीएसटी आने के बाद 17 टैक्स लगभग समाप्त हो गया। अगर 17 टैक्स को एक साइड रख दें, जीएसटी को एक साइड रख दें, तो जीएसटी इन सब पे भारी था। अब जीएसटी के अंदर लगभग 17 टैक्स आ गए। अब देखिए आप लोगों ने नाम सुना है जो बताए हैं वैट। क्या वैट समाप्त हो गया? तो ये सिस्टम है कि जिन जिन वस्तुओं पर जीएसटी लगता है उन उन वस्तुओं पर वैट नहीं लगता है।
और जिन जिन वस्तुओं पर वैट लगता है उन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता। ये बेसिक, लेकिन आज 99% वस्तुओं पर हमारा जीएसटी ही लगता है। 99 का हम लगभग 100 भी कह सकते हैं। अब देखिए जो जीएसटी था ये लगभग 101वां संविधान का 101 अमेंडमेंट था, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत जीएसटी को भारत में लागू किया गया। 101वां क्या था? ये बिल था, सॉरी एक्ट था। 101वां संविधान का एक्ट था और जो बिल था 124वां बिल था। अब देखिए संविधान में यह सिस्टम है कि बिल अलग होता है, एक्ट अलग होता है। बिल उसे कहते हैं जो पार्लियामेंट में पूरी तरह से लागू न हुआ हो, बल्कि पार्लियामेंट में लाया गया हो, लोकसभा में लाया गया हो, राज्यसभा में उसे लाया गया हो, उसे बिल कहते हैं। लेकिन वही बिल जब अंततः पारित हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, तो वो बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में। तो वो बिल नहीं रहता, क्या हो जाता है? एक्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, शुरुआत में जब ये सीएए का प्रदर्शन विरोध हो रहा था तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि पहले सीएए लोग नहीं कह रहे थे, सीएबी कह रहे थे। सीएबी का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, क्योंकि तब इसलिए कहा जा रहा था वो पार्लियामेंट में लाया गया था, लेकिन वही बिल जब अंततः राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। अब उसका नाम हो गया है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए बिल में जो हमारा पारित न हुआ हो और एक्ट में जो हमारा पार्लियामेंट पारित अर्थात राष्ट्रपति साइन दे दिया हो उसे एक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जीएसटी के बारे में ये बेसिक जानकारी था। अब हम समझते हैं कि जीएसटी का डिफिनेशन सरकार ने क्या रखा। तो यहाँ देखिए जो जीएसटी का डिफिनेशन है, सरकार ने रख दिया कि जीएसटी कार पर लगेंगे, जीएसटी बाइक पर लगेंगे, ट्रक पर लगेंगे, सभी इसी तरीके से हजारों सैकड़ों वस्तुएं सरकार ने नाम दे दी, इन सब वस्तुओं पर इतना इतना % जीएसटी लगेगा। उसी के साथ साथ सरकार ने कहा सैलून पर भी जीएसटी लगेंगे। अब देखिए इसमें कुछ लोग चतुर थे, उन्होंने जैसे सरकार ने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सरकार ने कहा कि जीएसटी सैलून पर भी लगेंगे। अब सैलून वालों ने माइंड लगा लिया, उन्होंने सैलून का नाम बदलकर हेयर स्टाइल रख दिया। अब सरकार ने तो संविधान में लिखा नहीं कि हेयर स्टाइल पे भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब ये लोग कह सकते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, सरकार ने सैलून रखा है नाम, हमारा तो हेयर स्टाइल की दुकान है, हेयर स्टाइल के बारे में तो सरकार ने जिक्र नहीं किया है, तो हम जीएसटी क्यों दें। तो इसी तरीके से जब सरकार ने हेयर स्टाइल रखा तो हेयर कट उन्होंने रख दिया। तो कहने का मतलब बहुत घुमा फिरा कर वो लोग अपना बचते गए डिफिनेशन से और लगभग जीएसटी से साइड हो जा रहे थे। तो अंततः सरकार ने डिसाइड किया कि अब जीएसटी का डिफिनेशन ये रहेगा। संविधान में आर्टिकल 266A में कहा गया है, जीएसटी का डिफिनेशन बताया गया है कि जीएसटी पेय पदार्थों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लगने वाला कर है। अर्थात जीएसटी पेय पदार्थ मतलब शराब, वह शराब जो पिया जाता है उसको छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है। अर्थात कहें तो जो शराब पिया जाता है उसी पर टैक्स नहीं लगता जीएसटी का, बाकी सभी वस्तुओं सभी सेवाओं पर जीएसटी लगता है। यहाँ पर देखिए केवल कौन से शराब में, जो शराब पी जाती हैं। अगर शराब से हम कोई वस्तु बनाते हैं या कोई दवा या कुछ भी बनाया जाता है तो उस शराब पर भी टैक्स लगेगा, उस शराब पर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन जिस शराब को पिया जाता है उसी शराब पर जीएसटी नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं आपको जीएसटी के बारे में बेसिक जानकारी हुआ होगा कि जीएसटी किस तरीके से आया और इसे कैसे कैसे लागू किया गया। अब यहाँ पर हम बेसिक समझते हैं कि जीएसटी को संविधान ने किस तरीके से कितना सपोर्ट किया, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जीएसटी का प्रोसेस क्या है। अब देखिए जीएसटी जब आ गया तो उससे कई टैक्स समाप्त हो गए और उन्हीं टैक्सों में एक टैक्स था चुंगी कर। चुंगी कर मतलब कि हर बॉर्डर पर, हर जगह, हर जिले पर कहीं कहीं तो वहाँ पे लोग रोड पर बैन करके और जो वहाँ से गुजरता था उनसे वो टैक्स लिया करते थे, इसको चुंगी टैक्स कहते हैं। अब देखिए किसी व्यक्ति को मान लो जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई से पहले किसी को जम्मू कश्मीर से यदि तमिलनाडु जाना हो तो उसे कितने बॉर्डरों को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, उसी के साथ साथ लगभग हर बॉर्डर पे उनको चुंगी देना पड़ेगा। और चुंगी टैक्स में जो सबसे ग्रस्त थे उसमें जिनका सबसे ज़्यादा शोषण होता था वो होता था ट्रक वालों का। अर्थात ट्रक वालों को
चुंगी कर देना ही देना पड़ता था। जैसे ही ट्रक जम्मू कश्मीर से निकली, जैसे वो एंट्री किया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पे बॉर्डर कि अब यहाँ पे आप चुंगी टैक्स दें, ट्रक को साइड कर दिया जाता है, बाकी किसी किसी को तो जाने भी दिया जाता है। अब यहाँ से निकले, अब यहाँ चुंगी दिए, आगे आए, मान लीजिए आगे आ गया उत्तराखंड, तुरंत उत्तराखंड पे भी है, यूपी आया, इसी तरीके से जब तक जम्मू कश्मीर तमिलनाडु नहीं पहुंचेंगे, उनको रोड में टैक्स पर टैक्स, टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है। अब इसीलिए सरकार ने जब जीएसटी लाया 1 जुलाई मतलब रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई। तो अब मान लीजिए वहाँ सिस्टम ऐसा हुआ कि 30 जून के बाद 1 जुलाई, 30 जून को लगभग 11:30 से 11:45 बजे तक, 11:30 से 11:45 बजे तक ट्रक वाले आए। और मान लीजिए जब वो आए तो यूपी वाले बॉर्डर वाले रोक दिए कि अब आप यहाँ पर हमें टैक्स दे दीजिए, चुंगी कर दीजिए। अब ये समय था 30 जून रात 11:30 या 11:45 बजे के बीच। तो ट्रक वाले जैसे ही आए, वो ट्रक अपना साइड में करके खड़े हो गए, यूपी बॉर्डर पार नहीं किए। मान लीजिए आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, यूपी बॉर्डर पार नहीं किए, वहीं पर साइड में ट्रक रोक लिए। अब ये चुंगी टैक्स वाले कह रहे हैं तुम बॉर्डर पे मतलब ट्रक आगे ले जाओ, ट्रक आगे ले जाओ, बॉर्डर क्रॉस करो। तो वो लोग कह रहे हैं हम ट्रक आगे नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? अभी हम 10-20 मिनट बाद ले जाएंगे। तो ये भी समझ रहे थे क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसी के आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद 1 जुलाई हो जाता, और 1 जुलाई जैसे ही होता ये सब टैक्स समाप्त हो जाते अपने आप, और ये बिना टैक्स दिए बिंदास अपना पहुंच जाते। तो इसलिए वहां पर खड़े हो गए। बड़ा मजेदार किस्सा ये कि वहां पर खड़े, वो कह रहे हैं तुम आओ, ये कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब ऐसे कई जगह विवाद भी हो गए थे कि फिर इसका सिस्टम ये बना कि जो गाड़ियां 12 बजे के पहले आ गई हैं वो रुके ना, बल्कि वो क्रॉस करें, और जो गाड़ियां 12 बजे के बाद आ रही हैं वो अपने ही जाए। लेकिन जो 11:30 बजे आई हैं उनको रुकना नहीं है, उनको पार करना, टैक्स देना है। लेकिन कई लोग तो रुक गए थे कि नहीं 12 बजे के बाद हम पार करेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद टैक्स हमें नहीं देना रहता, जीएसटी लागू हो जाता। अब हम देखिए जीएसटी समझते हैं। जैसे जीएसटी संविधान में 101वां एक्ट था। अब इसी प्रकार देखिए जो जीएसटी है इसको सरकार ने 3 पार्टों में बांटा है। कितने पार्टों में बांटा है? 3 पार्टों में। जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा जो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो तीसरा जीएसटी है उस जीएसटी को कहते हैं सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसी के साथ साथ एक और जीएसटी कहा जाता है जिसे यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी को लगभग इन 3 पार्ट में बांटा गया है। तो जीएसटी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने 4 एक्ट बनाए। किसने? पार्लियामेंट ने 4 एक्ट बनाए, और हर 4 एक्ट में 3 एक्ट मुख्य माना जाता है। पार्लियामेंट ने 4 एक्ट पारित किए जिसमें से 3 एक्ट मुख्य माना जाता है। उस एक्ट में एक एक्ट का नाम था सीजीएसटी, एक का नाम था आईजीएसटी, और एक का नाम था यूटीजीएसटी। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया इसको लागू करने के लिए। इसी के साथ साथ भारत के प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं ने, या जहां पर विधानमंडल है विधानमंडलों ने, ऑल स्टेट एक एक्ट पारित किए, और उस एक्ट का नाम था एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर राज्य ने एसजीएसटी को पारित किया। इस तरीके से जीएसटी को पारित किया गया। पार्लियामेंट ने 4 एक्ट पारित किया, लेकिन जनरली 3 माना जाता है, और सभी स्टेटों ने एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पारित किया।
अब यहाँ पर आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि कहाँ पर टैक्स कहाँ क्या लगता है। जैसे अगर राज्य के भीतर, एक राज्य के अंदर बना कोई प्रोडक्ट और कच्चे माल से लेकर के उसका उपयोग किए जाने तक अंततः एक ही राज्य में हो गया, तो वहां पर हम यस जीएसटी लगाते हैं। मतलब जिस राज्य में बना है उसी राज्य में समाप्त हो जाए, दूसरे राज्य में ना जाए, तो वहां पर यस जीएसटी लगता है। यस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और मान लीजिए किसी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में बना है और उसी में कंज्यूम हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वहां पे यूटी जीएसटी लगता है। और यहाँ पर देखिए सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब केंद्र सरकार जो टैक्स लेती, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो टैक्स केंद्र सरकार लेती हो उसे सीजीएसटी कहा जाता है। आईजीएसटी वहां लगता है जब एक राज्य में बना हो और दूसरे राज्य में उसका उपयोग किया जाता हो, यहां से डिलीवर होके वहां गया, वहां से कहीं और भी जा सकता है, तो उस सिस्टम में लगता है आईजीएसटी। जैसे आप अगर मान लीजिए कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, तो अगर वो कपड़ा राज्य के अंदर ही बना है और अंततः आप उसको यूज कर रहे हैं, तो जो आप बिल, आपका बिल आएगा सामने, उस बिल में लिखा रहेगा यस जीएसटी, जितने का टैक्स पड़ेगा आपका, मान लीजिए है 100 रुपये पड़ गया, तो यस जीएसटी 100 रुपये, आईजीएसटी 00, सीजीएसटी ये भी 00। इस तरीके से आपके उस बिल में लिखा आएगा। यूटीजीएसटी भी 00। अंत अगर कहने का मतलब कि केवल ये जीएसटी, अगर वो प्रोडक्ट उसी राज्य में बना है और अंततः आप यूज किए हैं, तो आपका बिल में इस तरीके से लिखा हुआ टैक्स का आएगा। अब हम समझते हैं कि जीएसटी किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से वो काम करता है। पहले हम समझते हैं कि राज्य के भीतर जीएसटी कैसे काम करता है। अब हम समझते हैं कि जीएसटी का प्रोसेस क्या है, उसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लो ये एक व्यक्ति है, इसने रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल यक्स नामक व्यक्ति से खरीदा। किससे खरीदा? यक्स नामक व्यक्ति से खरीदा। मान लो यक्स ने ए को कच्चा माल बेचा जिसकी कीमत थी 100 रुपये। अब 100 रुपये ए ने यक्स को दिया और कच्चा माल को खरीद लिया। इसी पर 20% मान लो जीएसटी है, प्लस 20% जीएसटी। अब यहाँ पर प्रोसेस इस तरीके से काम करेगा। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि राज्य के अंदर ही किस तरीके से बिजनेस हो जाए, एक जिस राज्य में बना उसी में यूज किस तरीके से होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब 100 रुपये का वस्तु था, 20% उस पर जीएसटी लग गया। अब 20% जो जीएसटी लगा है, राज्य के अंदर ही वो वस्तु का यूज हो रहा है, तो जो 20% जीएसटी लगा है, ये 20% जीएसटी 50% सीजीएसटी और एस जीएसटी में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब 10% इसमें जीएसटी लग जाएगा सीजीएसटी और 10% इसमें लग जाएगा एस जीएसटी। मतलब 10% इसमें केंद्र सरकार पैसा लेगी और 10% राज्य सरकार पैसा लेगी। तो 100 रुपये था, 10 रुपये हो जाएगा इसका सीजीएसटी, 10 रुपये हो जाएगा यस जीएसटी। अंततः वस्तु की कीमत 120 रुपये ए किसको देगा? यक्स को देगा और 120 रुपये में वस्तु को ले लेगा। अब मान लो ए वस्तु को 120 रुपये में लिया, कीमत 100 रुपये, 10-10 रुपये करके टैक्स दिया उसने। अब मान लो ये चाहता है कि मैं इस पे 50 रुपये कमाऊं, तो अब ये मान लो जब बी को बेचेगा तो इस वस्तु की जो कीमत हो जाएगी, जो बी खरीदेगा इसको, वस्तु की कीमत 100 + 50 150 रुपये हो जाएगी। अब कहिए 150 क्यों? ये 20 रुपये में, 120 रुपये में 20 रुपये तो टैक्स है, 10 सीजीएसटी 10 एसजीएसटी, तो टैक्स वाला पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, केवल वैल्यू वाला पैसा या सर्विस वाला पैसा जोड़ा जाएगा, टैक्स का पैसा नहीं। तो यहाँ पे 100 रुपये ये और 50 रुपये जो उसने कीमत बढ़ाई है। अब बी जो ए से खरीदेगा, वस्तु की कीमत कितनी हो गई है? 150 रुपये। अब फिर इस पे 20% टैक्स लग रहा है और वही सिस्टम फिर होगा, 10% ले लेगा सीजीएसटी, 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी। अब यहाँ पे देखिए 10% हो गया, अर्थात 15 रुपये मिल जाएगा केंद्र सरकार को और 15 रुपये मिल जाएंगे राज्य सरकार को। इस प्रकार जो वस्तु की टोटल कीमत हो जाएगी 165 रुपये, 165 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कि
30 रुपये था 180 रुपये हुआ, सॉरी 180 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपये वस्तु की कीमत थी। अब 10% टैक्स लग गया है, तो 10% मतलब 15 रुपये, तो 180 रुपये क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि 180 रुपये वस्तु की कीमत, ये बी ए को 180 रुपये दिया और वस्तु को ले लिया। अब यहाँ पर देखिए जो सरकार को बेनिफिट हुआ इन दो के बिजनेस में, यक्स से टैक्स तो लेगा नहीं, क्योंकि वो तो शुरुआती नहीं हुआ, कच्चा माल का है। तो ए बी में जो टैक्स का डिवाइड होगा वो डिवाइड हो जाएगा कि जो CGST है, ये CGST इस CGST से घट जाएगा, और जो SGST है ये SGST से घट जाएगा। जैसे इन दोनों, बी ने ए को टैक्स दिया है, अब जो टैक्स दिया है उसमें सरकार को कितना मिला, तो ये 15 रुपये CGST था और यहाँ पे CGST 10 रुपये था, तो ये घट जाएगा, अर्थात 5 रुपये CGST किसको मिल गया, केंद्र सरकार को 5 रुपये मिल गया इस बिजनेस में। और ये 15 रुपये जो SGST था ये इस SGST से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 रुपये किसको मिल गया, SGST को, अर्थात स्टेट राज्य को 5 रुपये मिल गया। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो यहाँ से यहाँ तक के बिजनेस में टोटल GST लगा 10 रुपये। 10 रुपये कैसे लगा GST, सरकार को जो मिला लगा तो है यहाँ 20%, यहाँ पर 20%, लेकिन जो सरकार को मिला अंततः 10 रुपये मिला, जिसमें से 5 रुपये केंद्र सरकार को, 5 रुपये राज्य सरकार को मिला है। कैसे मिला वो समझते हैं। अब देखिए 180 रुपये तो वस्तु की कीमत हो गई। अब ये 180 रुपये बी ने दिया है ए को, अब 180 रुपये में बी अपना इसमें से पैसा ले लेगा 170 रुपये। कितना ले लेगा, 170 रुपये। 170 क्यों लेगा, 100 रुपये, 100 रुपये वस्तु की कीमत, 50 रुपये ये 150 हो गया, और 20 रुपये ये अपना टैक्स वाला पैसा उसी से ले लेगा, इसीलिए माइनस किए हैं ये 10 रुपये। 20 रुपये मतलब 10 यही हो गया, जो ये ए ने दिया था वो ए अपना टैक्स ले लेगा। अब बी इसको दिया, अर्थात 170 रुपये ए को मिलेगा, ये जो बी देगा 170 रुपये टोटल मिला। बी कितना दिया है, 180 रुपये। अब बी ने कितना दिया है, 180 रुपये दिया ए को, अंततः जब माइनस करेंगे तो जो 10 रुपये बचा, एक्स्ट्रा जो बच रहा है यही टैक्स है, और यही टैक्स CGST SGST में डिवाइड हो जाता है, जिसको इस तरीके से डिवाइड करके निकाला जाता है कि CGST को कितना मिलेगा, SGST को कितना मिलेगा। अब जो बी को बिल मिलेगा जो ए के द्वारा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसके सामने लिखा रहेगा CGST 5 रुपये, SGST 5 रुपये, IGST 0 रुपये। IGST यहाँ लिख दिया जाएगा 0 रुपये, क्योंकि IGST से इसमें भी सिस्टम नहीं हुआ। अब इस तरीके से जब बी बेचेगा सी को, ये सब राज्य के भीतर की बात हो रही है, तो जब बी बेचेगा सी को तो वहां पर सिस्टम थोड़ा समझ लेते हैं, वो भी इसी तरीके से होगा, जाहिर सी बात है। बी की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 रुपये वस्तु की कीमत हो गई, 150 रुपये वस्तु की कीमत है, और बी मान लो इस पे फिर से 50 रुपये कमाना चाहता है, वस्तु की कीमत बी ने कर दिया 200 रुपये। अब बी से जो सी खरीदेगा, ये बी ने वस्तु किया है 200 रुपये, अब इससे सी खरीद रहा है, तो इस पर भी 20% वही टैक्स लगेगा, जिसमें से 10% CGST और 10% SGST। बड़ा गौर से समझिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 रुपये ये, 20 रुपये ये, अर्थात 240 रुपये सी देगा बी को, और सी ने टोटल कितना रुपए दिया था ए को, टोटल दिया था 170 रुपये। 170 रुपये इसमें से माइनस कीजिए, ऐसे निकालिए, या फिर CGST को CGST से माइनस कर दीजिए, SGST को SGST से माइनस कर दीजिए। तो जब SGST से SGST, CGST से CGST माइनस करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 20 में से अगर 15 माइनस करें तो 5 रुपये SGST और 5 रुपये, फिर यहाँ 20 में से 15 माइनस करेंगे CGST, और फिर आपके सामने 0 रुपये लिखकर आएगा IGST का। और कहीं कहीं तो मान लो यूनियन टेरिटरी हो तो 0 रुपये UTGST भी लिख दिया जाता है। इस तरीके से
बी और सी के बिजनेस में सरकार को फिर से 5-5 रुपये टैक्स मिला, 5 रुपये केंद्र सरकार को, 5 रुपये राज्य सरकार को। और बी ए के बिजनेस में सरकार को 5 रुपये यहाँ, 5 रुपये यहाँ टैक्स मिले हैं। इस तरीके से काम करता है राज्य के भीतर किस तरीके से टैक्स का आदान प्रदान किया जाए। अब हम देखते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में टैक्स ले जाना हो या प्रोडक्ट वस्तु का यूज होता हो, बना किसी से राज्य में यूज हो दूसरे राज्य में, तो वहाँ पे टैक्स का प्रोसेस क्या है उसे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु का निर्यात होता है या बने किसी एक राज्य में यूज दूसरे राज्य में हो, तो वहाँ जीएसटी किस तरीके से काम करती है। ये बॉर्डर बना दिया गया है, कोई एक राज्य है और ये दूसरा राज्य है। अब मान लो वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, एक व्यक्ति है, यक्स नामक व्यक्ति से 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा और इस पर 10% टैक्स लगा, जो 20% टैक्स लगा, 20% क्या लगा, जीएसटी लगा, जिसमें से 10% हो जाएगा सीजीएसटी और 10% हो जाएगा एसजीएसटी। इस प्रकार 10 रुपये ये, 10 रुपये ये, टोटल 120 रुपये ए देगा यक्स को। चूंकि ये राज्य के भीतर की ही बात है तो इस तरीके से होगा, ए 120 रुपये यक्स को देकर वस्तु ले लेगा। अब ए ने सोचा मैं इस पे 50 रुपये कीमत बढ़ाऊंगा और वस्तु का कीमत ए ने कर दिया 70 रुपये होगा, लेकिन टैक्स को हमें जोड़ना नहीं है तो 150 रुपये। अब मान लो आ गया बी भी राज्य के अंदर ही है, तो बी 150 रुपये, 20% फिर वही टैक्स देगा, 20% क्या रहेगा, जीएसटी रहेगा, और फिर ये हमारा 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी, मतलब 15 रुपये 15 रुपये, टोटल कहें तो 180 रुपये वस्तु की कीमत जो बी रहेगा ये ए को दे देगा। अब इसमें से घटा लेंगे सीजीएसटी को, फिर यहाँ पर 5-5 रुपये, चूंकि एग्जाम्पल वही है तो आंसर भी वही आएगा, 5 रुपये सीजीएसटी मिलेगा केंद्र सरकार को और 5 रुपये एसजीएसटी मिलेगा राज्य सरकार को। अब मान लो ये तो राज्य के भीतर था, अब बी बेच रहा है सी को, सी कहाँ है, दूसरे राज्य में, तो सी वस्तु को खरीदेगा कैसे, तो सी वस्तु की कीमत है 180 रुपये, इसमें से 180 रुपये में से 150 रुपये ही वैल्यू है, जो 150 रुपये यहाँ पर था। अब यहाँ देखिए 150 बी जब 150 रुपये में लिया है वस्तु को, तो बी भी तो इस पर कीमत बढ़ाएगा। मान लीजिए बी इस पर कीमत बढ़ा लिया था 50 रुपये और 200 रुपये वस्तु की कीमत हुई थी, तो 200 रुपये का 20 रुपये इस पर टैक्स आएगा। क्योंकि बी ने तो 150 रुपये में खरीदा है, अब इस पे बी कुछ कमाएगा फिर टैक्स लगेगा, तो इसलिए अब हो गया 40 रुपये, 190 रुपये वस्तु की कीमत, ये 190 रुपये। अब इसमें से जो घटेगा तो टैक्स जो आएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार को 10-10 रुपये आएंगे। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 190। 190 में आप देखेंगे गड़बड़ हो रहा है जी, 150 ये 50 ये 200 हुआ, 200 में 20 ये जुड़ जाएगा, 240 होगा। तो यहाँ पर देखिए 240 रुपये, 150 ये 150 और 50 ये, 200 रुपये का हो जाएगा 240 रुपये। अब 240 रुपये हुआ, सरकार वही घटाएगी 10-10 रुपये जीएसटी आएंगे दोनों सरकार को। अब 240 रुपये वस्तु की कीमत हुई है, जिसमें से 40 रुपये हमारा टैक्स है। अब सी ने इसको खरीदना है तो वस्तु की कीमत 200 और सी ने बी को टैक्स देना है। अब कितना देगा सी और कौन सा टैक्स देगा, तो एक ही टैक्स देगा और उस टैक्स का नाम रहेगा आईजीएसटी। 200 रुपये वस्तु की कीमत है, अब ये कितना इस पर टैक्स देगा, 20% मान लेते हैं, और 20% कौन सा टैक्स रहेगा, आईजीएसटी। अब 20% दिया टैक्स, अब यहाँ पर 20% का हो जाएगा 40 रुपये, ये 40 रुपये आईजीएसटी है, वस्तु की कीमत 240 रुपये। अब यहाँ पर प्रोसेस ये था कि इस सीजीएसटी को सीजीएसटी से घटा देने से राज्य सरकार को पैसा मिल जा रहा था, लेकिन सी और बी के बिजनेस में किससे घटाएंगे, 10 रुपये यहाँ सीजीएसटी, 10 रुपये एसजीएसटी, यहाँ तो आईजीएसटी है, तो कैसे घटाएंगे, तो ये अड़चन था, ये दिक्कत था। तो सरकार ने यहाँ डिसाइड किया, अंततः जिस राज्य से प्रोडक्ट बना है वो राज्य टैक्स देगी केंद्र को
और केंद्र अंततः उसको देगी जहां से केंद्र ने लिया हो। देखिए, जो इस स्टेट में मिला है पैसा, अब फिर इस स्टेट से जब इसी स्टेट में बेचेगा तो वहां पे CGST, SGST, यही दो GST लगेगा, जिस प्रकार से इस सिस्टम में हुआ करता था। अब सेम इसके अंतर्गत वही CGST, SGST लगेगा। ये देखिए, टैक्स सिस्टम बहुत ही जटिल था, आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, परंतु आप गौर से पढ़िए, फिर उसे समझ में आएगा। और जो ना समझ में आया हो वीडियो को पीछे कीजिए, उसमें देखिए, और जो ना समझ में आया उसे कमेंट में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।